स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी संचयन बुक का पार्ट 1, जिसका नाम है हरिहर काका। इस पार्ट के हमारे लेखक हैं मिथिलेश्वर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पाठ में जो हमारे लेखक हैं वो हमें हरिहर काका के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लेखक और हरिहर काका के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, एक गहरा रिश्ता है। जो हरिहर काका हैं वो लेखक के पड़ोसी भी हैं और जो उनकी माँ है उन्होंने उनको बताया था कि जो हरिहर काका है वो लेखक को बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जब लेखक जो था वो थोड़ा बड़ा हुआ था तो उसके जो पहले दोस्त थे वो हरिहर काका ही थे। उसकी जो पहली दोस्ती थी वो हरिहर काका के साथ ही हुई थी। फिर जो लेखक है वो हमें ठाकुर बाड़ी के बारे में बताता है कि जिस गांव में लेखक रहता है उसकी पूर्व दिशा में एक ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर है, जिसको लोग ठाकुर बाड़ी के नाम से जाना करते थे। उसका नाम जो था ठाकुर बाड़ी रख दिया गया था। अब जो लोग थे वो ठाकुर बाड़ी को इतना ज़्यादा मानते थे, वहाँ पर जाकर मन्नतें मांगते थे। वो बेटा होने की मन्नत मांगते थे, मुकदमे जीत जाए, लड़की की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए, इस तरह की मन्नतें वो मांगते थे। और जब किसी की भी मन्नत पूरी हो जाती थी वो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, अपनी खुशी जताने के लिए वो ठाकुर बाड़ी में रुपए, जेवर और अनाज जो है दान कर दिया करते थे। और जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खुशी होती, कुछ ज़्यादा ही खुशी होती थी, तो वो अपने खेत का या अपनी ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा भाग ठाकुर बाड़ी के नाम कर दिया करता था। और ये जो ज़मीन का ठाकुर बाड़ी के नाम करना, ये जो काम है, ये एक वहाँ पर प्रथा सी बनकर रह गई थी। जो लेखक है वो हमें बताता है कि जो उसका गांव है वो अब उसके नाम से नहीं बल्कि ठाकुर बाड़ी के नाम से जो है जाना जाने लगा है। जो ये ठाकुर बाड़ी है ये वहाँ का एक प्रसिद्ध देवस्थान बन चुका था, एक प्रसिद्ध मंदिर बन चुका था। फिर वो हरिहर काका के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो हरिहर काका है उन्होंने अपने हालातों की वजह से, अपनी परिस्थितियों की वजह से ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया था। और फिर वो बताते हैं कि मन बहलाने के लिए जो लेखक थे वो कभी कभी देवस्थान चले जाते थे, कभी कभी वो ठाकुर बाड़ी चले जाते थे, लेकिन उनको वहाँ के साधु संत बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उनको वहाँ के साधु संत इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि वो काम करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखते थे। वो बहुत ज़्यादा आलसी थे। वो सिर्फ भगवान को भोग लगाने के नाम पर पूरे दिन हलवा पूड़ी बनवाते थे और आराम से पड़े रहकर खाते थे। और जो सारा काम वो जो हैं वहाँ के जो लोग थे गांव के, उनसे करवाते थे सेवा के नाम पर। और वो खुद कोई काम नहीं करते थे, और अगर वो कोई काम करते थे तो वो है उनकी बातें बनवाने का काम। अब जो लेखक है वो हमें बताता है कि जो हरिहर काका और हैं वो 3 भाई हैं और सबकी शादी हो चुकी है, और हरिहर काका को छोड़कर बाकी 3 भाइयों के बाल बच्चे हैं। फिर वो हमें बताते हैं कि कुछ समय तक तो जो हरिहर काका थे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया, उनकी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया, लेकिन बाद में जो है हरिहर काका को कोई नहीं पूछता था, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। जो लेखक है वो कहता है कि अगर कभी जो हरिहर काका थे उनके शरीर में की स्थिति, यानी कि वो कभी बीमार हो जाते थे, तब भी जो हरिहर काका थे का परिवार था वो उनको नहीं पूछता था। और जब वो बीमार हो जाते थे तो हरिहर काका पर मुसीबतों का पहाड़ गिर जाता था। लेखक हमें बताते हैं कि उनका जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद उनको कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होता है। जो हरिहर काका हैं वो बरामदे में पड़े रहते थे, और हरिहर काका को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो उन्हें खुद ही उठना पड़ता था। फिर वो हमें बताते हैं कि जो हमारे फिर लेखक हमें बताता है कि जो हरिहर काका का एक भतीजा है वो अपने एक शहर वाले दोस्त को जो है अपने घर ले आया है, और उसी के आने की खुशी में जो है 2-3 तरह की सब्जियां, बचके, चटनी, रायता और भी बहुत सारे पकवान जो थे बने हुए थे। तो सब लोगों ने जो था खाना खा लिया था, लेकिन हरिहर काका के पास कोई खाना लेकर नहीं आया, किसी ने उनसे खाने के बारे में नहीं पूछा। जो हरिहर काका थे वो गुस्से में बरामदे की ओर चल पड़ते हैं, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि उनके भाइयों की जो पत्नी है कि क्या उन्हें ये लगता है कि वो उनको मुफ्त में खाना खिला रही हैं।
यानी कि वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि जो उनकी भाभियाँ हैं या फिर हम कह सकते हैं जो उनके भाइयों की पत्नियाँ हैं वो ऐसा सोचती हैं कि हमें हरिहर काका को मुफ्त में खाना खिलाना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो ज़मीन हरिहर काका के नाम है उसमें बोया जाने वाला अनाज भी इसी घर में आता है, ऐसा वो चिल्लाकर कहते हैं। अब जो हरिहर काका होते हैं उनके गुस्से का फ़ायदा उठाने के लिए आ जाता है महंत। महंत जो है वो ठाकुर बाड़ी का पंडित है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो जो महंत होता है वो हरिहर काका के गुस्से का फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। फिर जो महंत होता है वो हरिहर काका से कहता है कि वो अपनी ज़मीन जो है वो ठाकुर बाड़ी के नाम जो है कर दे। फिर जो महंत होता है वो हरिहर काका को उनके परिवार के खिलाफ़ भड़काना शुरू कर देता है। वो उनसे कहता है कि जो उनका परिवार है वो उनसे केवल उनकी ज़मीन के कारण ही जुड़ा हुआ है, और अगर किसी दिन जो हरिहर काका हैं यानी कि फिर वो महंत जो हैं हरिहर काका से कहते हैं कि अगर किसी दिन आपने ये कह दिया कि आप अपनी जो खेत की ज़मीन है और बाकी की ज़मीन है वो किसी और के नाम लिख रहे हैं तो वो लोग आपसे बात करना भी बंद कर देंगे, जो खून के रिश्ते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा कहकर जो महंत होता है वो हरिहर काका को उनके परिवार के खिलाफ़ भड़काने लगता है। जो महंत होता है वो हरिहर काका से कहता है कि जो भी उनके हिस्से में जितने भी खेत है, जितनी भी ज़मीन है वो उसको ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दे, वो उसको ठाकुर जी के नाम लिख दे, और ऐसा करने से उनको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होंगी। फिर सुबह होते ही जो हरिहर काका के तीनों भाई होते हैं वो देवस्थान पहुंच जाते हैं, ठाकुर बाड़ी पहुंच जाते हैं और हरिहर काका के पाँव में गिरकर रोने लगते हैं और उनसे अपनी पत्नियों की द्वारा की गई गलती के लिए माफ़ी मांगने लगते हैं, और वो कहने लगते हैं कि जो उनकी पत्नियों ने उनके साथ किया है वो उस व्यवहार के लिए उनको सज़ा देंगे। अब जो हरिहर काका होते हैं वो अपने भाइयों को इस तरह माफ़ी मांगते हुए देखकर दया भाव उनके मन में जो है जाग जाता है और वो अपने भाइयों के साथ घर वापस लौटकर आ जाते हैं। फिर जब अपने भाइयों के समझाने पर जो हरिहर काका होते हैं वो वापस आते हैं तो जो उनको चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो उनको घर में बदलाव देखने के लिए मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक होते हैं। उनको देखने को मिलता है कि जो घर के सभी छोटे बड़े हैं वो हरिहर काका का आदर सत्कार करने लगे हैं। अब जो गांव के लोग होते हैं वो जहाँ पर भी झुंड बनाकर बैठते हैं, जब भी कोई किसी के साथ बैठता है तो वो सिर्फ हरिहर काका के बारे में बातें करने लग जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हरिहर काका है उनको अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, उनको जो है बहुत प्रसिद्धि प्राप्त होगी। और कुछ लोग कहते हैं कि जो हरिहर काका हैं उनको अपने भाइयों के साथ अन्याय ना करते हुए और अपनी ज़मीन अपनी जायदाद जो है अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके साथ ये अन्याय होगा। फिर जो हरिहर काका के भाई होते हैं वो उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि वो अपने हिस्से की ज़मीन जो है उनके नाम लिखवा दे। तो इस विषय पर जो हरिहर काका होते हैं वो बहुत सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि वो अपने जीते जी अपनी ज़मीन जायदाद जो है किसी भी के भी नाम नहीं करेंगे, उसको किसी और के नाम वो नहीं करेंगे, फिर चाहे वो अपने भाई हो या फिर मंदिर का महंत हो, ठाकुर बाड़ी का महंत हो। उन्हें जो है अपने गांव के अपने इलाके के कुछ लोगों के बारे में याद आ जाता है जो अपने जीते जी जो है अपनी ज़मीन जायदाद अपने रिश्तेदारों या किसी और के नाम, जिन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद को अपने रिश्तेदारों या किसी और के नाम लिखवा दिया था और बाद में जो है उनका जीवन एक कुत्ते की तरह हो गया था, एक कुत्ते के समान हो गया था, उनको कोई पानी तक पूछने वाला भी नहीं था। जो हरिहर काका थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको जीवन की एक बहुत अच्छी समझ थी और उनको वो जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते थे जिससे उनको बाद में पछतावा हो, और फिर बाद में जाकर वो फैसला करते हैं कि वो अपने जीते जी अपनी ज़मीन जो है किसी के भी नाम नहीं करेंगे। अब जो लेखक है वो हमें बताते हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे महंत जो है उसकी परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी। जो महंत है उसको लगने लगता है कि जो पासा जाल जो उसने हरिहर काका को फंसाने के लिए फेंका था, हरिहर काका उससे
बाहर निकल गए हैं और महंत को यह सहन नहीं हुआ। अब जो महंत होता है वो अपने कुछ साथियों को जो है हरिहर काका के घर पर भेजता है, जिससे कि वो हरिहर काका को वहाँ से उठाकर लेकर आ जाएं। तो वो जो महंत के जो साथी होते हैं वो भाला गंडासा और बंदूकों के साथ जो है अचानक ही हरिहर काका के आंगन में पहुंच जाते हैं, और इससे पहले कि जो हरिहर काका के भाई होते हैं वो कुछ भी सोचें और किसी को भी अपनी सहायता के लिए बुलाए, तब तक बहुत देर हो जाती है। और जो लोग जो आदमी महंत ने भेजे होते हैं वो हरिहर काका को अपनी पीठ पर डालकर कहीं गायब हो जाते हैं, और वो हरिहर काका को देवस्थान यानी कि ठाकुरबाड़ी में ले जाते हैं। और फिर वो हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी में लेकर जाने के बाद उनसे ज़बरदस्ती अंगूठे के निशान लेने की कोशिश करने लगते हैं और उनको समझाने बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो हरिहर काका के तीनों भाई होते हैं वो सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप लेकर ठाकुरबाड़ी पर पहुंच जाते हैं। जो महंत और उसके साथी होते हैं उसने हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी के एक कमरे में हाथ पांव बांधकर जो है रखा था, और उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, जिससे कि वो कोई आवाज़ ना कर सके, वो किसी को अपनी मदद के लिए ना पुकार सके। लेकिन जो हरिहर काका होते हैं वो सरकते सरकते लुढ़कते लुढ़कते दरवाजे तक आते हैं और अपने पैरों से धक्का लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे बाहर खड़े उनके भाइयों और पुलिस को पता चल जाए कि जो हरिहर काका हैं वो अंदर है और उनको बचा सके। फिर जब उन दरवाज़ा खोलकर हरिहर काका को बंधन से मुक्त किया जाता है, उनको जो है वहाँ से निकाल दिया जाता है, तो हरिहर काका पुलिस को बताते हैं कि जो महंत और उनके आदमी थे वो उन्होंने इस गुप्त कमरे में जो है उनको यहाँ पर बांध दिया था, और उनसे कुछ लिखे हुए कागज़ों पर उनके अंगूठों के निशान उन्होंने ज़बरदस्ती ले लिए हैं। फिर इस घटना के बाद जो हरिहर काका होते हैं वो फिर से अपने भाइयों और उनके परिवार के साथ रहने लग जाते हैं, और 24 घंटे उनके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं, उनके रक्षक होते हैं, उनका पहरा दिया जाने लगता है। जो हरिहर काका होते हैं जब उन्हें किसी काम के लिए गांव के किसी दुकान पर भी जाना पड़ता था तो हथियारों के साथ 4-5 लोग हमेशा उनके साथ रहते थे। जो लेखक है वो कहता है कि जो हरिहर काका के साथ जो कुछ भी हुआ था उससे हरिहर काका एक सीधे साधे इंसान से, एक भोले भाले किसान से एक चालाक और बुद्धिमान इंसान बन गए थे। अब जो हरिहर काका होते हैं उनको समझ आने लगता है कि जो परिवर्तन उनके भाइयों और उनके परिवार में उनके लिए हुआ था वो एक साधारण सा परिवर्तन नहीं था, वो एक साधारण सा आदर सम्मान नहीं था जो कि वो उनको प्रदान कर रहे थे, जो कि वो उनको दे रहे थे, बल्कि उनके जो वो सगे भाई है वो उनको प्यार नहीं करते थे, बल्कि वो सिर्फ उनकी धन दौलत लूटने के लिए, उनसे उनकी ज़मीन जायदाद को हथियाने के लिए वो इस तरह हरिहर काका की इतनी ज़्यादा रक्षा कर रहे थे, इतना ज़्यादा उनको पूछ रहे थे। और उनको ये पता चल जाता है कि अगर उनके पास ये धन दौलत, ये ज़मीन जायदाद नहीं होती तो वो लोग हरिहर काका को पूछने वाले भी नहीं थे। जब से जो हरिहर काका हैं वो ठाकुरबाड़ी से वापस घर आए हुए होते हैं, तो जो हरिहर काका के भाई और उनके रिश्तेदार होते हैं वो सिर्फ यही सोच रहे होते हैं कि जो हरिहर काका है उनको कानूनी तरीके से अपनी ज़मीन जायदाद जो है अपने भतीजों के नाम कर देनी चाहिए, अपने भाई के बच्चों के नाम कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर हरिहर काका जो है ऐसा नहीं करेंगे तो जो महंत है उसकी नज़र उनकी ज़मीन जायदाद पर टिकी रहेगी। तो जो हरिहर काका के भाई हैं वो हरिहर काका को समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझते और वो समझाते समझाते उनको थक जाते हैं। तो एक दिन उन्होंने जो है हरिहर काका को डांटना और उन पर दबाव डालना जो है शुरू कर दिया। फिर एक रात जो हरिहर काका के भाई होते हैं वो उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसा कि महंत और उसके साथियों ने उनके साथ किया था। जो उनके भाई होते हैं वो हरिहर काका को धमकाते हुए कहते हैं कि या तो तुम इन कागज़ों पर खुशी खुशी साइन कर दो, खुशी खुशी हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो वो उनको मारकर उसी घर में कहीं पर गाड़ देंगे और गांव के लोगों को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब जो उनके भाई थे और हरिहर काका थे उनके बीच में मारपीट शुरू हो गई। जब हरिहर काका अपने भाइयों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपनी मदद के लिए गांव वालों को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। तब उनके भाइयों को जो है ध्यान आया कि उनको
काका का जो मुंह है उसमें पहले ही कपड़ा ठूस देना चाहिए था, उनका मुंह बंद कर देना चाहिए था। लेकिन तब तक जो है बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और हरिहर काका की आवाज़ बाहर गांव तक पहुंच जाती है। जो हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग होते हैं, जब तक वो गांव वालों को समझते हैं कि ये सब उनके परिवार का आपसी मामला है, वे सभी इससे दूर रहे, तब तक जो महंत होता है वो बड़ी ही चालाकी से जो है, बड़ी ही तेज़ी से वहाँ पुलिस की जीप के साथ आ जाता है। जब पुलिस होती है वो पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेना शुरू कर देती है। फिर वो जाकर देखती है कि जो हरिहर काका है वो बहुत बुरी हालत में पड़े हुए हैं। जो लेखक है वो हमें बताते हैं कि इतनी बुरी हालत जो कि उनके भाइयों के कारण उनकी हुई थी, इतनी बुरी हालत उनकी ठाकुरबाड़ी के महंत की वजह से भी नहीं होती। जो हरिहर काका होते हैं वो पुलिस को बताते हैं कि उनके भाइयों ने उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती से, बहुत ज़्यादा बुरे व्यवहार से जो है कागज़ों पर अंगूठे के निशान ले लिए हैं और उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा भी है। फिर इस घटना के बाद जो हमारे हरिहर काका होते हैं वो अपने परिवार से अलग रहने लगते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए 4 राइफलधारी पुलिस यानी कि ऐसे लोग रहने लगते थे जिनके हाथों में हमेशा राइफल रहती थी और वो उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा उनके साथ रहते थे। अब जो लेखक है वो ये कहते हैं कि आश्चर्य की बात सबसे ज़्यादा यह है कि इस ज़मीन जायदाद के लिए उनके भाइयों और महंत ने काफ़ी प्रयास किए थे। जब जो हरिहर काका थे वो अपने परिवार से अलग रहने लगे थे तो उनके भाइयों को ये चिंता होने लगी थी कि जो हरिहर काका हैं अब वो अकेले रहने लगेंगे तो जो ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी हैं वो फिर से हरिहर काका को बहला फुसला कर ले जाएंगे और ज़मीन जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम करवा लेंगे। और इसी तरह की चिंता जो है वो महंत को सता रही थी कि अगर हरिहर काका को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई फिर से उन्हें पकड़कर मारेंगे और ज़मीन को अपने नाम करवा लेंगे तो फिर जो ज़मीन है वो उनकी हो जाएगी। जो लेखक है वो हमें बताते हैं कि जो हरिहर काका की ये खबरें हैं वो पूरी तरह से गांव में फैल रही थी। जैसे जैसे दिन जो थे वो बीतते जा रहे थे वैसे वैसे गांव में डर का माहौल बन रहा था। सभी लोग ये सोचते थे कि जो हरिहर काका है अब उन्होंने अमृत तो पिया नहीं है कि वो मरेंगे नहीं, तो मरना तो सबको है एक दिन। तो वो सोचने लग जाते हैं कि जिस दिन जो हरिहर काका है, जिस दिन उनकी मृत्यु होगी, जिस दिन वो मरेंगे, उस दिन पूरे गांव में तूफान आ जाएगा, क्योंकि महंत और हरिहर काका के परिवार के बीच में ज़मीन को लेकर लड़ाई हो जाएगी। फिर इसी बीच एक दिन एक नेता जो है वो हरिहर काका के पास आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि वो अपनी ये जो ज़मीन है वो उस पर जो है एक प्राइमरी स्कूल बनवा दे, एक सरकारी स्कूल बनवा दे जो कि उनके नाम पर होगा। लेकिन नेता की बात का कोई जवाब न देते हुए जो हरिहर काका है वो चुपचाप बैठे रहते हैं और इस तरह अपनी बात का कोई जवाब न पाते हुए जो नेताजी होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब जो काका के साथ जो पुलिस के जवान होते हैं वो उनके ही खर्चे पर खूब मौज मस्ती से रह रहे थे। फिर आखिर में जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जो हरिहर काका थे उनके पास धन तो था, लेकिन अब उस धन का उनके लिए कोई महत्व नहीं रह गया था और जो पुलिस वाले थे वो बिना किसी कारण बस हरिहर काका के धन पर, उनकी दौलत पर मौज कर रहे थे। और फिर वो आखिर में इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए कहते हैं कि जो चीज़ें उन्होंने आज तक खाई नहीं थी अब दोनों वक्त उनका भोग लगाया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।